हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्योति खत्री। तो आइए शुरू करते हैं अपने न्यू टॉपिक दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बच्चा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आप क्या समझते हो, उससे को जानने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सारा बैकग्राउंड बताया था कि किस तरह से नॉन कॉपरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना। आई होप आपको पिछला लेक्चर क्लियर है, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट कैसे होती है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही वो फेस है जो आगे जाके कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड कैसे लेटर ऑन हम लोग इंडिपेंडेंस की ओर जाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करने का क्या मतलब था और है क्या नॉन कॉपरेशन? अगर हम लोग इस वर्ड को स्प्लिट कर दें तो है क्या? नॉन का मतलब नहीं, कॉपरेशन का मतलब सहयोग। तो हमें कॉपरेशन नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है। किसके साथ सहयोग नहीं करना है? उस टाइम कौन अथॉरिटी इंडिया के अंदर प्रिवेल कर रही थी? ब्रिटिश अथॉरिटी थी। उन लोगों के साथ हमें किसी भी तरह का कॉपरेट नहीं करना है, क्योंकि गांधी जी ने अपनी एक बुक में बताया था जिसका नाम है हिंद स्वराज। गांधी जी की एक बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, आपके सामने डिस्प्ले भी हो रही होगी। 1909 में ये बुक पब्लिश हुई थी और गांधी जी ने ये बोला था कि यहाँ पे ब्रिटिश क्यों एग्जिस्ट कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने इंडियंस ने कॉपरेट किया उनके साथ में। अगर हम लोग उनके साथ कॉपरेट नहीं करें ना तो डेफिनेटली वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम कोई किसी भी तरह से कॉपरेशन नहीं करना है, कोई अगर काम कह रहे हैं तो हर तरह से रिलेक्टेंस शो करनी कि हम लोग आपकी जो भी आप बोलोगे उसके ऑर्डर को डिफाई किया जाएगा। तो अगर हम लोग पूरी तरह से पूरी रिलीजियसली अगर नॉन कॉपरेशन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। बट अब एक सडनली तो नॉन कॉपरेशन नहीं आएगा। नॉन कॉपरेशन तो तभी होगा ना पॉसिबल जब हम लोग सब मिलकर सहयोग करेंगे, सब इंडिया के लोग मिलकर सहयोग करेंगे। तो उसके लिए मास मोबिलाइजेशन का सपोर्ट चाहिए था। मास मोबिलाइजेशन मतलब सभी लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए, हिंदू मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है उन सब का सहयोग चाहिए। लेकिन 1905 में एक इवेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो ब्रिटिश ने क्या किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान, उन्होंने वो इसीलिए किया था ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो गैप है, जो उनके बीच में खाई है, जो ट्रस्ट डेफिशिएट है, उसको और गहरा किया जा सके। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो मुस्लिम थे वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट के अंदर कम पार्टिसिपेट करते थे, या उनका आप कह सकते हो वो पार्टिसिपेशन के अंदर बहुत कम उनका रोल दिखाई देता था। तो ये सारी चीज़ें भी हमें बाद की लेटर ऑन स्टेजेस में दिखती होती हैं। फिलहाल ये बात रही कि गांधी जी क्या चाहते हैं, मास मोबिलाइजेशन। और मास मोबिलाइजेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? सबके सहयोग से। बट आपको पता है 1905 के बाद में इतना सहयोग देखने को नहीं मिला था। मुस्लिम्स खुद को ऐसे अटैच करते थे कि ये जो नेशनल मूवमेंट है ये हिंदुओं के लिए, तो अगर हिंदुओं का मूवमेंट है तो हम लोग क्यों पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से मानसिक अपनी वो सोच लेके चलते थे। तो हम लोगों ने बेटा देखा कि किस तरह से एक रॉल्ट एक्ट लाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों लेके आती है? अगर मैं पिछले क्लास में वापस जाती हूँ और आपको रिमाइंड करवाती हूँ, रॉल्ट एक्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है। अब वो एक्ट के तहत गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा पावर मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पावर होगी, किसी को भी वो डिटेन कर सकती है बिना उस पर ट्रायल चलाए, बिना मतलब उसको डिटेन करके रख लेगी और मैक्सिमम 2 सालों के लिए कर लेगी। तो ये क्या चीज़ को शो कर रहा था कि गवर्नमेंट के पास तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, गवर्नमेंट के पास तो वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एक्सप्रेशन को कर्ब कर रही है। तो ये तो बिल्कुल उस समय के जो लीडर थे ना, उनको बहुत ही गलत लगा कि नहीं, ये तो अनजस्ट है, ये हम लोग सहन कर ही नहीं सकते। फिर आपने क्या देखा कि गांधी जी कहते हैं कि मैं रॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च करूंगा। तो 6 अप्रैल की बात थी, उन्होंने बोला कि हम नेशनल वाइड क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। लेकिन उसके क्या रिpercussion देखने को मिले? उसके रिpercussion बाय द टाइम वायलेंट की फॉर्म में आपको दिखा। जलियांवाला बाग मैसेकर आपने पढ़ा, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट आपने देखा। देन उसके बाद 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है, जो कि पूरे पंजाब के अंदर, पूरे भारत के अंदर उसके बारे में रोष इकट्ठा हो जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। ऐसा कैसा कर सकते हैं? निहत्थे लोगों पे, जो लोग इनोसेंट पीपल है, आपने उनकी जान ले ली, ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ये शो कर रहा था किस तरह से ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इंडिया के अंदर कुछ भी कर सकती है।
ये बातें हमने देखी। हमने ये भी देखा कि गांधी जी क्यों इस मूवमेंट को वापस बुला लेते हैं, क्योंकि उनको हर जगह पे क्या दिखने को मिला, वायलेंस। और गांधी जी की टैक्टिस क्या थी, आइडिया ऑफ सत्याग्रह याद कीजिए, उसके अंदर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। लेकिन वायलेंस हुआ है तो गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। बाय द टाइम गांधी जी को रियलाइज़ होता है कि हमें सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, सबका सहयोग लेने की ज़रूरत है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑटोमन एम्पायर जो है, आपको याद आ रहा होगा ऑटोमन एम्पायर क्या है, जो टर्की था आज का हम देखते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, बहुत सारी स्टेट उससे टूट गई थी। अब टर्की जो कि था फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर उसने साथ दिया था दूसरी पावर्स का, जो पावर्स हार गई थी। अब इसकी वजह से टर्की को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा फ्रॉम दी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया, टर्की का जो आप स्पिरिचुअल लीडर था खलीफेट, उसको हटा दिया गया था, उनको गद्दे से हटा दिया जाता है। ये बात मुस्लिमों के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके दिल को झंझोर देने वाली थी कि ये क्या हो चुका है हमारे लीडर के साथ में। तो इसी के लिए बैकग्राउंड में खिलाफत कमेटी इंडिया के अंदर अपने लीडर की पावर को फिर से रिवाइव करने के लिए इंडिया के अंदर एक कमेटी का निर्माण होता है जिसका नाम है खिलाफत कमेटी, एंड इट वाज सेट अप इन 1909 और इन बॉम्बे। ये बात आपको क्लियर हो गई है कि खिलाफत कमेटी बॉम्बे में शुरू होती है 1919 के अंदर। इतनी बात। अब इस मूवमेंट को जो मुस्लिमों के लिए रिप्रेजेंट कौन करेंगे, तो उसके लिए आपने अली ब्रदर्स का नाम जरूर याद रखना है, दैट इज़ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। आप लोग इनकी पिक्चर देख पा रहे हो, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब होता है क्या है, अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गांधी जी चाहते हैं कि हमें सबको एक साथ लेके चलना है, तो वो गांधी जी चाहते हैं कि हम लोग पूरे नेशनल मूवमेंट को यूनिफाई करें, यूनाइटेड कीजिए, मतलब इसको पूरा यूनिफाई करना हमने इस मूवमेंट को। तो उसके लिए हमें मुस्लिम्स को तो मेन फोल्ड के अंदर लेके आना पड़ेगा। गांधी जी चाहते थे कि मास मोबिलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब अगर हम मुस्लिम्स को इस नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के अंदर, टर्म के अंदर लेके आएंगे। तो ये सब बातें हो गई। अब गांधी जी को जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो गांधी जी को बोलते हैं कि आप हमारे मूवमेंट को लीड करेंगे, आप हमारी तरफ से आगे पहल करेंगे। गांधी जी सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, हमें तो करना भी यही चाहिए। अब मुस्लिम खुद चल के आ रहे हैं, और अगर हम लोग उनके इशू के लिए लड़ेंगे, उनके इशू के लिए सपोर्ट करेंगे, एंड जो पंजाब के अंदर रॉन्ग्स हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फुल नॉन कॉपरेशन की सहायता से हम लोग ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ने में कामयाब हो जाएंगे, अगर हम लोगों ने पूरे सहयोग से कॉपरेशन किया एक दूसरे के साथ में। तो यही बातें चल रही होती हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि कलकत्ता सेशन उस टाइम पे सितंबर में होगा 1920 में। अब मैंने ये बातें क्यों लिखी हुई है बेटा, आपको ये पता है कि हर जो कांग्रेस अपने एक सेशन ऑर्गेनाइज करती थी वो दिसंबर के मंथ में किया करती थी, इतनी बात हमें पता है। लेकिन ये जो मूवमेंट था, यहाँ पे कलकत्ता का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, और ये सितंबर 1920 में हो जाता होता है। गांधी जी इस मूवमेंट के लिए मान जाते होते हैं। अभी गांधी जी माने हैं, याद रखिएगा बात, अभी सिर्फ गांधी जी माने, बाकी अदर्स लीडर को कन्विंस नहीं करवाया गया। तो बाकी अदर लीडर को कन्विंस करवाना बहुत मुश्किल था कांग्रेस लीडर को, क्योंकि वो कहते थे ये मुस्लिम का इशू है, तो ये तो एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, रिलीजन के लिए इशू है, हम क्यों इन्वॉल्व हुए। समझ आ रही है आपको बात। जो अदर्स लीडर्स हैं वो नहीं चाहते थे कॉपरेट करना, वो कहते ये हम क्यों मांग करें, हमें क्या होगा, मतलब ये तो सिर्फ पर्टिकुलर उस धर्म के लिए। और आप याद कीजिए जब 1905 में हुआ था और तब मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो कहते हैं इनका धर्म का है, तो मतलब हमेशा से ये बात रही थी। लेकिन बाय द टाइम हम देखते हैं कि गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी फाइनली कन्विंस कर लेंगे जितने भी लीडर्स हैं, एंड बाद में जाके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाएगा। बट अभी तक हम देखते हैं कि गांधी जी क्यों चाहते हैं, मतलब वो कन्विंस करेंगे अदर्स लीडर्स को, और वो कहेंगे हम खिलाफत का पूरा सपोर्ट भी करेंगे, एज वेल एज हम स्वराज को भी करेंगे, स्वराज लेके रहेंगे। अब एक बात और बता दूँ, स्वराज की कनोटेशन डिफाइन ही नहीं थी कि क्या है स्वराज का मतलब क्या है, पूर्ण स्वराज, ब्रिटिश को यहाँ से निकालना स्वराज, या हमारे लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन राइट पाना, वो स्वराज है। लेकिन अभी तक सिर्फ स्वराज को लोग अलग अलग डिफरेंट वे से इंटरप्रेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको ये भी बात जरूरी ध्यान में रखनी है कि स्वराज का मतलब ये नहीं है, आप सिंपली तो सिर्फ ऐसे बोल सकते हो कि सेल्फ रूल। अब सेल्फ रूल का, किसका सेल्फ रूल,
जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में करना, उनके अंडर में रहना है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ना रहे वो वाला सेल्फ रूल चाहिए। तो किस तरह से सब लोग जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबकी इसके बारे में अपनी अपनी राय अलग थी। बट बाय द टाइम हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, गांधी जी चाहते हैं हम सपोर्ट करें खिलाफत मूवमेंट को, एज वेल एज स्वराज भी हम लोग प्राप्त करेंगे। अब कनोटेशन आप डिफरेंट वे से निकाल दीजिए, कोई कैसे बोलेगा कि स्वराज मैं क्या समझता हूँ या वो क्या समझती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से सबने अलग अलग डिफ़ाइन किया था। अब जैसा कि मैं आपको बैकग्राउंड में बता चुकी हूँ कि वाई नॉन कॉपरेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने अपनी बुक, कौन सी आपके सामने स्क्रीन के सामने आ रही है, हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर है क्यों, वो है इसीलिए क्योंकि वो हम लोगों ने उनके साथ कॉपरेशन किया। अगर हम लोग भी उनके साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे ना तो डेफिनेटली वो यहाँ से निकल जाएंगे, विद इन 1 ईयर गारंटी है कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। और होता भी वही है, मतलब अगर ये सक्सेसफुल मूवमेंट होता तो फाइनली ऐसा हो जाता, लेकिन शर्त क्या थी, आप लोगों ने नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करना है, मतलब किसी भी तरह मीन में हम लोगों ने वायलेंस को अडॉप्ट ही नहीं करना है। अब हम लोग क्या देखेंगे, गांधी जी अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू करेंगे। अब एक बात और, यहाँ पे अभी लीडर्स के बीच में उनको कन्विंस करवाना इतना ईजी नहीं था, बाकी हम टाइम में देखेंगे किस तरह से लीडर्स को कन्विंस करवाया जाता है। फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू किया जाएगा, एकदम से चालू नहीं किया जाएगा, इसको फोल्ड किया जाएगा स्टेजेस के अंदर। अब स्टेजेस के अंदर कैसे फोल्ड किया जाएगा, हर किसी को बोला जाएगा, चाहे वो स्कूल्स हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, कॉलेज है, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, सबको बोला जाएगा कि आप अपने अपने वे से कीजिए। तो आप सबसे पहले ये देखते हो जो गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड किए थे टाइटल्स वगैरह, जितने भी लीडर्स थे, किसी को भी, कोई आर्मी का बंदा है, किसी को भी कुछ भी अगर टाइटल्स वगैरह दिए थे, उन लोगों ने सब वो सरेंडर कर दिए। गवर्नमेंट ने कुछ अवार्ड दिए थे वो भी उनको दे दिए, पकड़ो जी तुम्हारे अवार्ड, हमें नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोग हमारे साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहे, पकड़ो, हम लोग इससे नहीं खुश होने वाले, आप हमारे लोगों के साथ गलत मत करो, हमें हमारे तरीके से एटलीस्ट हमें बोलने तो दीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी। बायकॉट किया गया, जो उस टाइम पे सिविल सर्विस थी जो भी गवर्नमेंट की थी, मतलब गवर्नमेंट की अगर मशीनरी को बिल्कुल ही मना कर देंगे कि हम आपके ऑर्डर को मानते नहीं, जाओ जिसको जो करना है कर लो, तो इस तरह से उन्होंने बायकॉट किया सिविल सर्विस का, आर्मी का, पुलिस का, एंड कोर्ट का, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो आप समझ पा रहे हो हमने हर एक एंगल में हमने बायकॉट किया। बायकॉट का तो आप समझ पा रहे हो ना, बहिष्कार करना, मतलब मानने ही नहीं है इनके ऑर्डर्स को, कुछ भी कर लो आप लोग। तो ये सब चीज़ें थी। अब आप देखो, जब आप लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिफाई कर बिल्कुल नहीं मान रहे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट भी तो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तो वही करना था जो उसका काम था, वो ब्रूटली रिप्रेस कर देगी सारे मूवमेंट को। तो वो फाइनली बाद में जाके होता भी है, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि अगर इन्होंने ब्रूटली हम लोगों के फिर से रिप्रेस किया हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग CDM को लॉन्च करेंगे, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। ऐसा था कि हम नॉन कॉपरेशन मल्टीपल स्टेज में करेंगे, एक स्टेज में नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने जो टाइटल्स वगैरह दिए हैं उसको सरेंडर करना पड़ेगा, पकड़ो अपने, गवर्नमेंट अवार्ड दिए ये भी पकड़ो। बायकॉट करेंगे हम लोग किस किस का, सिविल सर्विस का, आर्मी का, पुलिस का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कोर्ट का, हर एक सब का हम लोग बायकॉट करेंगे। अगर हमारे ऊपर रिप्रेशन किया जाता है तो हम लोग क्या लॉन्च करेंगे, CDM लॉन्च कर देंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब बेटा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि अदर्स जो लीडर थे कांग्रेस को, उनको कन्विंस करवाना बहुत मुश्किल था। तो आप लोग टाइम पीरियड देखोगे, नोट करना यहाँ पे ज़रा, ये कलकत्ता सेशन है सितंबर 1920 का। अब सितंबर से लेके दिसंबर तक का इशू पूरा टशल भरा रहेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है उनको कन्विंस करवाना, जितने भी लीडर्स थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी कि जो लीडर्स थे कांग्रेस के लीडर, मोस्ट ऑफ द लीडर्स वो लोग नहीं मान रहे थे कि हम लोग जो मुस्लिम कॉज है उसके लिए क्यों लड़े, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने उनको बोला कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब अगर हम लोग आज इकट्ठा हो गए ना तो हम लोग लड़ सकते हैं, हम अपने लिए खुद फाइट करेंगे। तो इसलिए बाय द टाइम, तो पूरा 2-3 महीने आप कह सकते हो वो टाइम पीरियड लगा, तो जिसकी वजह से ये टशल फाइनली जाके ख़त्म हो जाती होती है। फिलहाल यहाँ पे एक टशल बिटवीन दी कांग्रेस लीडर्स वो शुरू हो जाती होती है। क्यों, एक बात तो यही है कि मुस्लिम का कॉज है, खिलाफत उनका। दूसरा वही कहते हैं आप बोल रहे हो बॉयकॉट करो, बॉयकॉट किसका बोला, लेजिस्लेटिव काउंसिल का।
अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये कह रहे हैं बायकॉट करो, और वो कहते हैं नवंबर 1920 में इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बात तो करता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की इंडिया को, बट देता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आता है, जो बात तो करता है कि हम इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, हम इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी, तो ये कैरेट की फॉर्म में था, गाजर खाओ, ठीक है, और स्टिक किसको पड़ती थी, जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इंडियन से कुछ लोगों को आप बोल सकते हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जगह दी गई, उनको बोला गया कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन नॉन मेजॉरिटी में वो लोग रहेंगे। तो यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में वो लोग रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर भी जो हमारे कुछ लीडर्स थे उन लोगों ने वो उस काउंसिल का पूरा यूज़ करते थे। तो वो लोग काउंसिल का इसलिए यूज़ करते थे, जैसे आज भी आप लोग देखते हो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, तो वहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, हम लोग उनको चुन के भेजते हैं। वो क्या करते हैं, अगर हम अपना कोई लोकल मुद्दा बताते हैं, कोई लोकल इशू बताते हैं, हमारे इस एरिया में फ़ीमेल के साथ ये हो रहा है, लड़कियों के साथ ये हो रहा है, कोई सैनिटेशन वर्कर के साथ ये हो रहा है, बहुत सारी उनके प्रॉब्लम्स हमने बताए। अगर हम अपने लीडर्स को बताते थे तो लीडर्स क्या करेंगे, वो जब उस लोकसभा में राज्यसभा में बैठेंगे, जब कोई बिल आएगा या फिर जब वो अपनी तरफ से खुद एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो हमारे कॉज के लिए बात करते होते हैं, डेफिनेटली, है ना। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, और उसी की वजह से फिर उन्हीं मुद्दों को रियल फॉर्म में देने के लिए वो बिल बाद में एक्ट के रूप में भी दिखते होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये हम लोग आज ऑब्जर्व करते हैं। उस टाइम भी इंडियंस को जगह तो मिली थी, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में। फ़िलहाल के लिए वो ये चाहते थे कि हम लोग देखें ब्रिटिश क्या काम कर रही है, वो हमारे लोगों के हितों के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नवंबर 1920 की बात है, रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। अब वो कह रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं कि आपको बॉयकॉट करना है इलेक्शन वगैरह को। ये कहते हैं बिल्कुल नहीं जी, हम लोग नहीं करने वाले। हम क्यों करें, अरे ऐसे तो हमारा सारा मतलब, हम वो पावर को पाने के लिए नहीं है कि हम लोग हमारी गद्दी छिन जाएगी या जो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ लेके आना चाहती है, जैसे रॉल्ट एक्ट आया था, उसमें भी बेटा हुआ क्या था, अब रॉल्ट एक्ट आ गया, नो डाउट इंडियन लीडर्स ने उसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन क्या किया, गवर्नमेंट को रोक तो नहीं पाई ना, गवर्नमेंट तो फिर भी लेके आई। लेकिन अब उनको लगा कि अगर हमारी संख्या बढ़ा दी जाती है, बाद में अगर हमें थोड़ा टाइम में और ज़्यादा पावर दी जाती है, तो हम लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करेंगे कि आप ये पर्टिकुलर बिल ना लेके आओ जो इनके हितों के लिए अगेंस्ट है या पर्टिकुलर सेक्शन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इस तरह से वो चाहते थे कि हम लोग काउंसिल को यूज़ करेंगे ताकि गवर्नमेंट को रोक सके, ऑब्स्ट्रक्ट कर सके गवर्नमेंट को। इतनी बातें समझ में आ गई है। और उनको ये भी डर था कि अगर ये मूवमेंट ज़्यादा फैला तो मे बी ये वायलेंट फॉर्म में हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको, गांधी जी के क्या आइडियोलॉजी थी और क्यों टशल आ रहे थे, और इस टशल के चलते चलते रिलक्टेंट शो करते होते हमारे कुछ लीडर्स, जो कि वो बोलेंगे कि हम रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। तो ये बातें हम लोगों ने देखी, उन लोगों को ये भी लग गया कि अगर ये मूवमेंट ज़्यादा और भी चला तो मे बी ये वायलेंस की फॉर्म ले सकता है। तो इन्हीं सब डर की वजह से बाद में मतलब वो लोग रिलक्टेंट थे, अपने शो किया उन्होंने, लेकिन फाइनली मतलब मैं तभी बता रही हूँ आपको कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक का पीरियड पूरा टशल भरा रहेगा फाइनली। अब उसके बाद ये वाली डेट आपको याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ये डेट याद रखी, यहाँ पे आपको मैंने जितने भी की पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको ज़रूरी है, आपको एक पूरी पिक्चर को समराइज़ करने के लिए, समझने के लिए। फ़िलहाल के लिए हम लोग देखते हैं सितंबर में तो गांधी जी ने उधर अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे नागपुर सेशन दिसंबर का, आपको पता है ना, जो दिसंबर वाला सेशन होता है उसके अंदर पूरी कांग्रेस, जो आईएनसी की स्थापना हुई थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, और वो बॉडी क्या बोलती थी, मतलब हम लोग हर दिसंबर के अंदर पूरे इंडिया के अंदर एक दिन तो मतलब हम लोग अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने लोगों के कॉजेज़ के लिए बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। नागपुर में दिसंबर 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, आप लोगों को याद रखनी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। बस
ये सब चीज़ों से हम लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ये कहानी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने की। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ कहाँ पे इसके क्या रिप्रकशन देखने को मिलते हैं। मिडिल टाउन के अंदर जो टाउन्स वगैरह है वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, गाँव में क्या देखने को मिलेगा, पीजेंट्स के लिए सामने क्या देखने को मिलेगा, ट्राइबल्स लोगों के पर्सपेक्टिव से कैसे देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम हर एक सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करेंगे और आप लोग बहुत ही इन्जॉय करोगे इन लेक्चर्स को। ठीक है, ओके बच्चा, थैंक यू।